पोलाची केस ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये भरोसे के उस खौफनाक विश्वासघात की कहानी है जिसने पूरे देश को सच में हिला के रख दिया था। ये बात इस केस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भरोसे के नकाब के पीछे छिपी एक इतनी भयंकर सच्चाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब इस अपराध की परतें खुलनी शुरू हुईं, तो तमिलनाडु में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक बहुत जरूरी बहस छिड़ गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2019 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे पोलाची से। ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती बन जाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जो एक 19 साल की लड़की के साथ शुरू हुई। उसकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हम उसे प्रिया कहेंगे। तो प्रिया एक बस स्टॉप पे अपने दोस्त सबरी रंजन का वेट कर रही थी। सबरी रंजन एक कार में आता है। साथ में उसका एक और दोस्त थिरुनावुकारासु भी था। सबरी ने प्रिया को बुलाया था, कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है और कार में बैठने को कहा। जब सबरी रंजन ने प्रिया को कार में बैठने को कहा ना, तो प्रिया के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। मतलब वो जो गट फीलिंग होती है ना कि कुछ गड़बड़ है, वो वाली। पर वो उसके दोस्त थे, उन पर तो भरोसा कर ही सकती थी, है ना? तो उसने अपने मन की उस आवाज को अनसुना कर दिया और बस यही उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित हुआ। थोड़ी ही दूर जाने के बाद कार एक सुनसान जगह पर रुकी और दो और लोग, सतीश और वसंत कुमार, कार में घुस आए। अब प्रिया को एहसास हो गया कि उसकी गट फीलिंग बिल्कुल सही थी। वो चिल्लाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जाल बिछाया जा चुका था और वो उसमें फंस चुकी थी। अब देखते हैं कि कैसे प्रिया के साथ हुई इस भयानक घटना ने एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खौफनाक राज से पर्दा उठाया, और इसका खुलासा किया उसके भाई ने। उन लोगों ने प्रिया पर हुए हमले का वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो का इस्तेमाल करके वे उसे 12 दिनों तक ब्लैकमेल करते रहे। जब प्रिया ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उसने हिम्मत जुटाई और अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। ये सुनकर प्रिया के भाई ने वही किया जो किसी भी बड़े भाई को करना चाहिए था। उसने सबरी रंजन और थिरुनावुकरासु को ढूंढा, उनका सामना किया और उनसे फोन छीन लिया ताकि वो अपनी बहन का वीडियो डिलीट कर सके। लेकिन जब प्रिया के भाई ने सबरी रंजन के फोन की गैलरी खोली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जो मिला वो उसकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। फोन में सिर्फ प्रिया का वीडियो नहीं था, उसमें 200 से ज्यादा दूसरी लड़कियों के वीडियोस थे जो 2016 से बनाए जा रहे थे। ये किसी एक अपराधी का काम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का घिनौना सच था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिरोह इतने सालों तक किसी की नजर में आए बिना कैसे काम करता रहा। चलिए उनके इस पूरे सिस्टम को, उनकी इस डरावनी कार्यप्रणाली को समझते हैं। उनका ब्लूप्रिंट 5 स्टेप्स में काम करता था। पहला, निशाना, सोशल मीडिया पर लड़कियों को ढूंढना। दूसरा, विश्वास, मीठी मीठी बातें करके उनका भरोसा जीतना। तीसरा, जाल, उन्हें धोखे से किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फंसाना। चौथा, रिकॉर्डिंग, उन पर हमला करना और उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लेना। और आखिर में प्रताड़ना, उन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके पैसों और सेक्सुअल फेवर्स के लिए ब्लैकमेल करना। और ये हैं इस गिरोह के 9 चेहरे। इनमें कोई सिविल इंजीनियर है, कोई कपड़ों का व्यापारी और यहां तक कि एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट लीडर भी शामिल था। ये इस बात का सबूत है कि कैसे समाज में शरीफ दिखने वाले चेहरों के पीछे भी ऐसी हैवानियत छिप सकती है। तो इस गिरोह का पर्दाफाश तो हो गया था, लेकिन उन्हें सजा दिलवाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये पूरा अपराध शर्म और चुप्पी की नींव पर बनाया गया था। सबसे बड़ी मुश्किल थी पीड़ितों को गवाही के लिए राजी करना। वो समाज में अपनी इज्जत खोने से डर रही थीं, और उनका यह डर तब और बढ़ गया जब एक पुलिस अधिकारी ने गलती से मीडिया के सामने प्रिया का असली नाम उजागर कर दिया। इस एक घटना ने बाकी पीड़ितों को और भी डरा दिया। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद 8 सर्वाइवर्स ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल थी। वो आगे आईं और गवाही देने के लिए तैयार हुईं। उनकी बहादुरी ने इस केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस के पास 400 से ज्यादा डिजिटल सबूत थे। सोशल मीडिया चैट्स, हमलों के वीडियोस, सबूतों का एक पहाड़ था। इसके अलावा ढेरों डॉक्यूमेंट्स और गवाहों की गवाही ने इस केस को इतना मजबूत बना दिया कि अब दोषियों का बच निकलना लगभग नामुमकिन था। तो फरवरी 2019 में शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली। एक लंबी और मुश्किल जांच के बाद आखिरकार सभी 9 आरोपियों को उनके गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो केस का फैसला आ चुका है।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए ये देखते हैं कि ये मामला हमारे समाज के लिए इतना जरूरी क्यों है और इससे क्या सबक मिलते हैं। इस मामले में विक्टिम ब्लेमिंग की मानसिकता पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा किया है। मतलब जब तक हमारा समाज गलत सवाल पूछता रहेगा, तब तक पीड़ित खुद को ही दोषी मानकर चुप रहने के लिए मजबूर महसूस करेगा। और यही सबसे जरूरी सवाल है। अपराधियों को सजा मिल गई है, लेकिन क्या उस सोच का अंत हो गया है जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है? इस पर विचार करना बहुत बहुत जरूरी है।